हेलो फ्रेंड्स, हम अब डिस्कशन करेंगे ऑन आवर फर्स्ट चैप्टर। श्री गणेश करेंगे आज कोर्स का चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी। जब हम प्रीलिमिनरी चैप्टर 1 की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, प्रीलिमिनरी जो चैप्टर 1 है ये भी ऐसे लिखा जाता है कंपनीज एक्ट में, चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, CA 2013 मतलब कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो सेक्शन है चैप्टर 1 में, एक है सेक्शन 1 और एक है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 1 अपने को इतना पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि सेक्शन 1 बेसिक बातें करता है। जैसे सेक्शन 1 कहता है कि भैया इस एक्ट को हम बुलाएंगे कंपनीज एक्ट 2013। द फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013, तो नामकरण देता है। फिर उसके बाद ये बात करता है कि दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। फिर ये थर्ड बात करता है कि भैया ये एक्ट के प्रोविजंस कब कब दुनिया में इन्फोर्सेबल होंगे। देखो, हमारे देश में जब भी कानून बनता है, तो वो कानून सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में पास होता है, और फिर उसको कहीं जाकर के प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, प्रेसिडेंट से कंसेंट मिलता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, और फिर जाकर के वो कानून बनता है। तो कंपनीज एक्ट भी आने से पहले, सबसे पहले वो जब इंट्रोड्यूस होता है तो वो बिल होता है, तो कंपनीज बिल हुआ करता था। ठीक है, कंपनीज बिल पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर जाकर के उसको प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, तब जाकर के कंपनीज बिल कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट हुआ। प्रेसिडेंट का एसेंट उसको मिला था कंपनीज एक्ट को 29 अगस्त 2013 को। इस डेट को प्रेसिडेंट ने जो है एसेंट दिया था अपना, और कहा था कि भैया अब ये बिल जो है बिल ना रहा, अब ये बिल एक्ट बन चुका है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन क्या 29 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस नोटिफाई हो गए थे क्या? द आंसर इज नो। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है, और 7 शेड्यूल्स है, 7 शेड्यूल्स है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि क्या 470 के 470 सेक्शन इसी दिन 29 अगस्त 2013 को नोटिफाई हो गए थे क्या? द आंसर इज नहीं। कुछ सेक्शन 2013 में नोटिफाई हुए थे, कुछ 2014 में नोटिफाई हुए थे, कुछ 2015 में भी नोटिफाई हुए थे, कुछ 2016 में नोटिफाई हुए। ऐसे करते 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 कंपनीज एक्ट को पार्ट पार्ट में लागू किया गया था, राइट। तो सबसेक्शन 3, सेक्शन 1 का सबसेक्शन नंबर 3 यही बोलता है कि भैया कंपनीज एक्ट के सेक्शंस तब तब इन्फोर्स में आते रहेंगे, यानी तब तब लागू होते रहेंगे जैसे जैसे गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करते जाएगी। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करते जाएगी वैसे वैसे इनके सेक्शंस इन्फोर्स में आने लग जाएंगे। तो 470 के 470 सेक्शन एक दिन में इन्फोर्स में नहीं आए थे। मैंने बताया आपको, कुछ सेक्शन 2013 में आए, कुछ 14 में आए, कुछ 15 में आए, कुछ 16 में, ऐसे करते करते इन्फोर्स में आए, राइट। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 कहता है कि भैया एप्लीकेबिलिटी, कि ये एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 किस किस को एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्ट सारे कंपनीज को एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग कंपनीज को भी एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी एप्लीकेबल है, तो ये सारी तरह की कंपनीज को एप्लीकेबल होगा। तो यही बात सबसेक्शन नंबर 4 कहता है। तो सेक्शन 1 बहुत ही सिंपल है, अपने को एग्जाम में जनरली से कोई सवाल नहीं पूछता, और बेसिक है, इसको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। फिर बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 है अबाउट द डेफिनेशंस। अब जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जब आप पढ़ोगे तो कई जगह पर आपको रिलेटिव शब्द का प्रयोग मिलेगा। रिलेटिव, रिश्तेदार। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है, भैया रिश्तेदार होता कौन है? हमारे तो इंडियंस में आप रिश्तेदारी निकालने जाओ तो भैया रिश्तेदारों की लंबी लाइन निकल जाती है ना। प्लस हमारे यहाँ तो कंसेप्ट होता है दूर का रिश्तेदार, पास का रिश्तेदार, ये इसका भी अलग कंसेप्ट होता है। तो भैया अगर रिश्तेदारी डिफाइंड नहीं हो कंपनीज एक्ट में तो कितना मुश्किल हो जाएगा भैया, कैसे पता लगाएंगे कि कौन किसका कितना रिश्तेदार है। इसीलिए कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन में सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 77 में एक डेफिनेशन डाला है रिलेटिव का, और साफ साफ ये बता दिया कि भैया रिलेटिव के यानी रिश्तेदार की परिभाषा क्या होगी। तो इसमें जो है बताया गया, बेसिकली कोई व्यक्ति है तो उसका फादर, उनका मदर, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस, सन, डॉटर, सन के साथ डॉटर इन लॉ यानी कि बहू,
और डॉटर के साथ सन इन लॉ यानी कि दामाद, ये लोग रिलेटिव की परिभाषा में आएंगे। बस इतना ही रिश्तेदारी, कोई दूर का रिश्ता नहीं, कोई पास का रिश्ता नहीं, बस इतना ही, ठीक है। तो इस तरह से जब इसने डिफाइन कर दिया, आप देखो सेक्शन 22 के क्लॉज 77 ने डिफाइन कर दिया रिलेटिव, इसका मतलब अब कंपनीज एक्ट 2013 में जहां भी कहीं रिलेटिव की परिभाषा का प्रयोग होगा, हम किसको लेंगे, हम बस इसी दायरे को रिलेटिव मानेंगे। तो कितना अच्छा हुआ भाई, बार बार अगर हर सेक्शन में बार बार जहां भी रिलेटिव आया, बार बार रिलेटिव को डिफाइन करते जाते, तो कंपनीज एक्ट का वॉल्यूम कितना बड़ा हो जाता, अननेसेसरीली रिपीटेशन होता है। इसलिए एक्ट बनाया, सेक्शन 2 बनाया। सेक्शन 2 की शुरुआत में क्लॉज 77 में डाल दिया कि भैया रिलेटिव किसे बोलते हैं, बात खत्म, ठीक है। ऐसे ही डेफिनेशंस कई तरह, जैसे 2 क्लॉज 1 से शुरू होता है। 2 क्लॉज 1 एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की बात करता है। अब एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये डेफिनेशन मैं आपको अभी पढ़ा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये आपको अभी मैं पढ़ा हूँ, आपको कुछ भी समझ में आएगा ही नहीं। तो ये हम कब पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, एक है चैप्टर 3 है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये एक चैप्टर है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये है चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो जब मैं यहाँ पर चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा आपको, तब इसका मतलब समझाऊंगा कि भैया एवरेज प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है, राइट। तो कुछ मतलब है जो हम अभी करेंगे, यानी कि जो हम अभी जो है हमारे नोट्स के साथ अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। बट कई ऐसे डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, जैसे एवरेज प्रोस्पेक्टस, ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये मैं आपको कहाँ समझाऊंगा, चैप्टर 3 में, राइट। ऐसे करके एक डेफिनेशन है, मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं 2 क्लॉज 55 में एक मेंबर का डेफिनेशन आता है। अब ये मेंबर का डेफिनेशन मैं आपको अभी कितना ही मर्जी कोशिश कर लूं, मैं समझा ही नहीं पाऊंगा आपको अभी, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्लियर होना पड़ेगा। तो ये मैं आपको कब समझा पाऊंगा भैया, ये मैं आपको समझा पाऊंगा चैप्टर नंबर 4, जब हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जो है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के ऊपर, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के ऊपर, तब मैं आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा पाऊंगा कि भैया मेंबर का मतलब क्या होता है, राइट। तो ये हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको चैप्टर 4 में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ऐसे मैं अगर बताऊं तो 2 क्लॉज 1 से लेकर के डेफिनेशंस की संख्या 2 क्लॉज 95 तक जाती है। तो इतने डेफिनेशंस है सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। इसमें से कई ऐसे डेफिनेशन है जो हमको अभी के लेवल के लिए जरूरत ही नहीं है, मतलब हमको अगले लेवल पे यानी कि फाइनल स्टेज पे हमको इसकी रिक्वायरमेंट आएंगी। तो कई ऐसे डेफिनेशन है जिसको हमको अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमारे सीए फाइनल लेवल पर काम आएंगी। कई ऐसे डेफिनेशन है जो हम अभी पढ़ लेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के साथ ही अभी पढ़ लेंगे। कई ऐसे डेफिनेशन है जिसको मैं पेंडिंग रखूंगा, जिसको मैं जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे हम उन डेफिनेशंस को करते चले जाएंगे, राइट। अब इसके साथ है कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014। तो हर जो सेक्शन 2 है उसके करस्पॉन्डिंग रूल्स यही है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स, ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग का रूल है। तो जहां जहां सेक्शन 2 का, जैसे कि रिलेटिव, अब रिलेटिव में मैंने जो आपको बताया, रिलेटिव की जो परिभाषा मैंने आपको ये बताई है ना, ये जो रिलेटिव की परिभाषा ये किस में दिया हुआ है, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल 2014 में दिया गया है। ये मेन सेक्शन 2 का पार्ट नहीं है, ये रिलेटिव का ये जितना परिभाषा है ये किसका पार्ट है, ये रूल्स का पार्ट है, राइट। तो हम क्या है क्यूमुलेटिवली इसको मिला के पढ़ लेंगे, यानी कि हम सेक्शन 2 प्लस रूल्स हम एक साथ इकट्ठा मिला करके इसको पढ़ लेंगे। हम अलग अलग से हमको नहीं पढ़ना कि भैया कौन सा पार्ट किस में दिया हुआ है, हम सेक्शन 2 को साथ में रूल्स के पढ़ लेंगे। तो ये आपके लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा, राइट। तो ये है चैप्टर नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर नंबर 1 2013 जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके चैप्टर 1 को जब पढ़ेंगे, तो कुछ मैं आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए, पुराने पढ़े हुए बातों को रिकैपिचुलेट करते हुए मैं चैप्टर 1 की तरफ आपका अब बढ़ूंगा, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं पुराने बातों से, ठीक है। तो ये प्री कैप, और हम प्री कैप करते हुए यानी कि पुरानी बातों को रिकैप करते हुए और धीरे धीरे चैप्टर 1 की तरफ एंटर कर जाएंगे। हाँ, तो पार्टनरशिप फॉर्म जब भी हम पढ़ा करते थे, जब भी आपने कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा होगा पहले, तो उसमें पहले किस टाइप की एग्रीमेंट होती है, रिटन एग्रीमेंट होता है कि ओरल एग्रीमेंट होता है। तो भैया पार्टनरशिप फॉर्म में आपने जरूर पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ये मैं आपको पुराने दिनों की बात याद दिला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने
फाउंडेशन सीपीटी किया है तो आपने सीपीटी फाउंडेशन में पढ़ा होगा, अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आए तो बीकॉम में जरूर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म में दोनों तरह के एग्रीमेंट चलते हैं, रिटर्न भी होता है और ओरल भी होता है। अब 2 मिनट आपको सिर्फ ये सोचना है कि साहब कंपनी में भी क्या रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ओरल एग्रीमेंट होता है, कि दोनों हो सकता है। तो मैं अगर आपको लॉजिक दूं तो लॉजिक आपको कुछ ऐसा लीजिएगा कि कंपनी जो होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है, या मैं ऐसे बोलूं कि वो वेल रेगुलेटेड होता है, यानी कि लॉ उसको बहुत अच्छे से गवर्न करती है, बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है। तो एक बात बताओ, जब लॉ के कानून आपको अच्छे तरीके से लगेंगे तो लॉ यही चाहेगा ना कि सब कुछ लिखित में हो, क्योंकि भले ही हम कहते हैं कि भैया पार्टनरशिप फॉर्म रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, लेकिन हमेशा प्रेफरेबल यही होता है, ओरल प्रेफरेबल कभी भी नहीं होता है। तो कंपनी के लिए इसीलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि भैया तुम्हारा तो तुम ओरल का लफड़ा करो ही मत, तुम रिटर्न एग्रीमेंट में ही बातचीत करोगे, सब कुछ इन राइटिंग होगा, ओरली कुछ भी नहीं होगा। ठीक हुई बात। फिर उसके बाद सेकंड सवाल, क्या अप्रूवल ऑफ नेम, क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए कभी भी आप कोई नेम अप्रूवल लेते हो? भैया पार्टनरशिप फर्म का नाम हम जनरली क्या देखते हैं, ABC एंड को, ठीक है, ABC एंड को होता है यहाँ, ठीक है। तो क्या इसके लिए कभी भी नेम अप्रूवल लेना पड़ता है? द आंसर इज नो। कभी भी आपको पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का नेम अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। बट क्या कंपनी के लिए आपको नेम अप्रूवल लेना होता है? द आंसर इज यस। हम चैप्टर 2 जब पढ़ेंगे, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, तो उसमें बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपको CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, इंडिया में सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर बना हुआ है, दिल्ली में ऑफिस है इनका, वहां पर अप्लाई करके एक नेम को रिजर्व करना पड़ता है, और आप जो कंपनी का नाम रिजर्व करोगे वो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से ना तो आइडेंटिकल हो सकता है, ना नियरली रिजेंबल कर सकता है, मतलब सिमिलर नाम भी आप नहीं रख सकता। मान लो कल आज के तारीख में मैं अगर एक नाम के लिए अप्लाई करूं, रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये नाम मुझको मिलेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम की एक कंपनी एग्जिस्टिंग करती है। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी ऑलरेडी है इस दुनिया में। तो मैं मिलता जुलता नाम का, मैंने इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्री कर दिया, सिंगुलर प्लूरल में खिलवाड़ कर दिया, तो क्या मेरे को ये नाम मिल जाएगा? द आंसर इज मुझे ये नाम कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नाम की कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए नेम अप्रूवल का कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जहां पर हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, राइट। वेदर ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट, मैं आपको, एक तो होता है भैया इनकम टैक्स के अंदर आप टैक्स ऑडिट करवाते हो, मैं टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहा। टैक्स ऑडिट तो जो थ्रेशोल्ड है उसको आप क्रॉस करोगे तो भैया पार्टनरशिप फॉर्म हो तो उसको भी कराना पड़ेगा, कंपनी है तो उसको भी कराना पड़ेगा, मैं टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ स्टैट्यूट, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट कहीं भी ये बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करना पड़ेगा। द आंसर इज नो। रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट कभी भी ये नहीं बोलता कि भैया, पार्टनरशिप एक्ट कभी भी नहीं बोलता कि एक पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करना पड़ेगा। क्या कंपनीज एक्ट के तहत करवाना होता है? द आंसर इज यस। कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी को जो है ऑडिट करना आवश्यक होता है, चाहे उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो। भाई मैं खुद ऐसे कई कंपनीज पे डील करता हूं जिनके कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ भी, जीरो ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, फिर भी उनको ऑडिट कराना पड़ता है, जिसे हम आम तौर पर कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसके विषय में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। हम जब चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो चैप्टर 10 पढ़ेंगे ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो वहां पर मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि भैया ऑडिटर्स कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, तो पूरी डिटेल में हम वहां पर बात करेंगे। तो इस पे ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, तो आपने 1 रुपए की भी ट्रांजेक्शन नहीं की हो पूरे साल पे, लेकिन तभी भी ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, राइट। अच्छा, अब एक आदमी है मिस्टर अमीर, एक आदमी है मिस्टर अमीर, इसने एक लोन दे रखा है गरीब दुखी एंड कंपनी, ये पार्टनरशिप फर्म है गरीब दुखी एंड कंपनी, जिसके पार्टनर्स है कौन? मिस्टर गरीब और मिस्टर दुखी। तो नाम से पता चल रहा है कि गरीब दुखी है कंपनी, दुखी आत्मा का है पार्टनरशिप फर्म। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट बना, ठीक है भैया, लोन दिया तो लोन एग्रीमेंट एक बना। इस लोन एग्रीमेंट को साइन किया मिस्टर गरीब ने, कौन? मिस्टर गरीब ने साइन किया, और नीचे लिखा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ गरीब दुखी एंड कंपनी, यानी कि किसका नाम लिख दिया यहाँ पे? पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा। किसका नाम लिखा भैया यहाँ पे? पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा।
अब सपोजिंगली देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, कि भैया गरीब दुखी जो है ये लोन का पेमेंट नहीं कर पाते और यहाँ पर ये डिफॉल्ट कर जाते हैं लोन का पेमेंट करने में, ये पार्टनरशिप फर्म लोन का डिफॉल्ट करती है पेमेंट करने में। अब मेरा ये सवाल है, क्या मिस्टर अमीर स्यू कर सकते हैं मिस्टर गरीब को? ऑप्शन नंबर 1। क्या मिस्टर अमीर स्यू कर सकते हैं मिस्टर दुखी को? ऑप्शन 2। क्या मिस्टर अमीर स्यू कर सकते हैं मिस्टर गरीब और मिस्टर दुखी दोनों को जॉइंटली साथ में? और क्या मिस्टर अमीर स्यू कर सकते हैं मिस्टर गरीब दुखी एंड कंपनी यानी कि पार्टनरशिप फर्म को? पार्टनरशिप फर्म को किसको क्यों करेंगे भैया? अमीर, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है या पॉसिबल? 1 2 3 4 में कौन कौन सा पॉसिबल है आपने ये सोचना है। 2 मिनट लगाएं, वीडियो पॉज करें और आराम से सोचें, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ सोच विचार जरूर किया होगा। वेल, अगर मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप फर्म, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में आपने जरूर पढ़ रखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म कोई एक not a separate artificial person या not a separate, not a person। पार्टनरशिप फर्म को आप कभी भी अलग से एक पर्सन नहीं मान करके चलते हो, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म कभी भी, आप पार्टनरशिप फर्म को अगर कभी भी स्यू करना चाहते हो तो कभी भी आप पार्टनरशिप फर्म के नाम के, खुद के नाम पे आप स्यू नहीं कर सकते। आप हमेशा पार्टनरशिप फर्म को स्यू करना है तो उनके पार्टनर्स के नाम पे स्यू करोगे। तो अमीर जी मिस्टर गरीब को स्यू कर सकते हैं, द आंसर इज यस। दुखी को स्यू कर सकते हैं, द आंसर इज यस। मिस्टर गरीब एंड मिस्टर दुखी दोनों को स्यू कर सकते हैं, द आंसर इज यस। बट क्या पार्टनरशिप फर्म को स्यू कर सकते हैं? द आंसर इज नो। पार्टनरशिप फर्म कैन बी स्यूड इन द नेम ऑफ पार्टनर्स एंड नॉट ऑन इट्स ओन नेम। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप फर्म can be sued कहाँ? in name of partners but not in its own name। खुद के नाम पे उसको कभी भी आप स्यू नहीं कर सकते हो, राइट। तो यही कंक्लूजन मैंने आपके साथ अभी निकाला। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग। The partnership firm is a natural person, a artificial person, it is not a person, it is covered under the definition this। तो भैया मैंने आपको बताया इट इज नॉट अ पर्सन, ना ही वो नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन मतलब हो गया जो नेचुरल पर्सन जो हम और आप जैसे लोग हैं, राइट, जो उठते बैठते खाते पीते हैं ये सारे चीज करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब लॉ एक सेपरेट पर्सन की उसको दर्जा दे देता है, लॉ उसको एक पर्सन के जैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, नॉट अ पर्सन। तो मैंने आपको ये बताया उसको ना तो पार्टनरशिप एक पर्सन का दर्जा देता है, ऑफ कोर्स नेचुरल पर्सन वो हो नहीं सकता। अच्छा, कई लोगों को ये डाउट होता है, जो लोग खासकर की टैक्स वैक्स पढ़ लेते हैं उन लोगों को हमेशा एक डाउट रहता है कि सर इनकम टैक्स एक्ट अगर पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट उसके सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दिया हुआ है कि पर्सन इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म, पर्सन की परिभाषा में पार्टनरशिप फर्म आता है। तो देयरफॉर आप पार्टनरशिप फर्म को तो पर्सन मान के चलोगे। दोस्त एक बात ध्यान रखना, मैं अगर कहूं थंब रूल क्या है, थंब रूल है कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन। लेकिन अगर कोई स्टैट्यूट स्टैट्यूट मतलब कोई भी कानून या कोई भी एक्ट स्पेसिफिकली बोल दे, स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स कि भैया पार्टनरशिप फर्म को तुम पर्सन मान करके चलोगे, पार्टनरशिप फर्म क्या होगा, एक पर्सन होगा, तो भैया फिर उस केस में तुम उसको डिबेट मत करते रह जाना, उस केस में उसको तुम पर्सन मान के चलना। तो भैया इनकम टैक्स एक्ट ने कह दिया कि पार्टनरशिप फर्म पर्सन है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म पर्सन हो गया? द आंसर इज यस। लेकिन क्या वो जनरली पर्सन हो गया? द आंसर इज नो। खाली इनकम टैक्स के पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म को पर्सन माना जाएगा। और भैया लॉजिकल भी है, इनकम टैक्स वालों का मेन उद्देश्य क्या होता है, उनको तो टैक्स निकलवाना है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स वाले बोल दे कि भैया पार्टनरशिप फर्म हमारे लिए पर्सन नहीं होगा, तो इंडिया में सारा लोग फिर तो पार्टनरशिप फर्म बना के धंधा करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स वाला अपना जो है लॉजिक को, अपना जो रिक्वायरमेंट्स है कि भैया उनको टैक्स वसूली करना है, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप फर्म को पर्सन का डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टनरशिप फर्म जनरली पर्सन हो गया है, तो इसको कभी भी आप इस तरह से इंटरप्रेट मत करिएगा। तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन, ठीक है। फिर लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज अ जॉइंट लाइबिलिटी, इज अ सेवरल लाइबिलिटी, जॉइंट एज वेल एज सेवरल या नो लाइबिलिटी। तो नो लाइबिलिटी तो हो नहीं सकता,
क्योंकि आपने देखा यहाँ पर भैया आप किसको स्यू कर रहे हो, मिस्टर अमीर किसको स्यू कर रहा है, ये हो गया मिस्टर गरीब को स्यू कर सकता है, मैंने बताया कर सकता है। तो ये कैसा लाइबिलिटी हो गया मिस्टर गरीब का, सेवरल लाइबिलिटी, सेवरली रिस्पॉन्सिबल हो गए। दुखी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए, सेवरली रिस्पॉन्सिबल हो गए। और जब दोनों को साथ में कर दिया तो ये कैसा रिस्पॉन्सिबल आ गया, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबली हो गया। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स के लाइबिलिटी होता है वो जॉइंट भी होता है, सेवरल भी होता है। तो दोनों नहीं होगा, जॉइंट एज वेल एज सेवरल दोनों होगा। पार्टनरशिप फर्म कैन sue और कैन बी sued इन इट्स ओन नेम, इन इट्स ओन नेम नहीं कर सकते। इन द नेम ऑफ पार्टनर्स दे कैन नॉट बी sued, ये भी गलत ऑप्शन है, नन भी गलत ऑप्शन है। ये पार्टनर्स के नाम पे हमेशा sue, पार्टनर्स के नाम पे sue करते भी हैं, पार्टनर्स के नाम पे sue होते भी हैं। पार्टनरशिप फर्म कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट इन। अब एक बात और, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब ये क्या खुद के नाम पे कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म ओन नेम में कर सकता है, ओन नेम। तो भैया आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन ही नहीं होता, जब वो पर्सन ही नहीं होता तो अपने नाम पे कैसे वो शेयर्स इन्वेस्ट करेगा, कैसे शेयर्स को होल्ड करेगा अपने नाम पे। तो देयरफॉर पार्टनरशिप फर्म जब भी अपना शेयर्स होल्ड करते हैं वो किसके नेम पे होल्ड करते हैं, इन द नेम ऑफ पार्टनर्स, इन द नेम ऑफ किसके होल्ड करते हैं भैया, पार्टनर्स। कोई प्रॉपर्टी अगर होल्ड करना है पार्टनरशिप फर्म को तो किसके नाम पे होगा, इन द नेम ऑफ पार्टनर्स, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी और कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन इट्स ओन नेम। तो ये तो गलत है, इन द नेम ऑफ पार्टनर्स ये सही है और ये गलत है, ये गलत है, राइट। तो ये था। अब सेम कंसेप्ट मैं आपको साथ कंपनी में लेकर के आता हूं। देखो भैया, मिस्टर अमीर ने लोन दिया है गरीब दुखी प्राइवेट लिमिटेड को। अब गरीब दुखी एंड कंपनी था, ये गरीब दुखी एंड को था, यानी ये पार्टनरशिप फर्म था, मैंने इसको चेंज करके कर दिया गरीब दुखी प्राइवेट लिमिटेड। तो मिस्टर गरीब दुखी, ये दो लोग कौन है, मेंबर भी है इस कंपनी का, ये लोग प्रमोटर भी है, ये लोग डायरेक्टर भी है, सब कुछ एक ही मैंने आदमी को दे दिया, मैंने सबको एक ही व्यक्ति को बना दिया, मतलब मेंबर प्रमोटर डायरेक्टर सब मिस्टर गरीब और मिस्टर दुखी है। अब आपने ये बताना है, इन्होंने भी एक लोन एग्रीमेंट किया था जिसको साइन किया है मिस्टर गरीब ने ऑन बिहाफ ऑफ गरीब दुखी एंड कौन नहीं होगा, ये गरीब दुखी प्राइवेट लिमिटेड होगा, ऑन बिहाफ ऑफ गरीब दुखी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपने ये बताना है कि कल को अब देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन, तो क्या मिस्टर अमीर मिस्टर गरीब को स्यू कर सकते हैं, क्या मिस्टर अमीर क्या मिस्टर दुखी को स्यू कर सकते हैं, क्या मिस्टर अमीर दोनों को मिलकर स्यू कर सकते हैं या सीधा कंपनी को स्यू करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे पार्टनरशिप फर्म में मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म कभी भी नहीं बोलता कि पर्सन, पार्टनरशिप फर्म में एक पर्सन होगा, बट कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट साफ साफ बोल देते हैं कि हम इसको एक सेपरेट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का दर्जा देंगे। यानी कि कंपनी हमेशा एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। कंपनी क्या है, हमेशा एक, कंपनी कैसा पर्सन है भैया, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो भैया इसने कोई लोन लिया है, कोई लाइबिलिटी इनकर करी है, तो किसके नाम पे होगा, इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे होगा। अब बीच में प्रमोटर मेंबर डायरेक्टर नहीं आएंगे साहब, अब ये अपने बलबूते पे अपने नाम पे लेगी जो भी लाइबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूं, क्या मिस्टर अमीर गरीब को स्यू कर सकते हैं, द आंसर इज नो। क्या मिस्टर दुखी को स्यू कर सकते हैं, द आंसर इज नो। क्या मिस्टर गरीब मिस्टर दुखी को जॉइंटली स्यू कर सकते हैं, द आंसर इज नो। क्या कंपनी को स्यू कर सकते हैं, द आंसर इज यस, यस कंपनी, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग, विच इज, अगर मैं आपको एक लाइन लिखूं जो बहुत एप्ट लाइन है इस क्वेश्चन के लिए, कंपनी है इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन having its liabilities and rights which are separate from members, promoters or directors.
तो भैया कंपनी के कोई भी लाइबिलिटी के लिए आप मेंबर प्रमोटर डायरेक्टर को दोषी नहीं करार दे सकते। ये जनरल रूल कहता है कि भैया कंपनी खुद एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है, जो भी लाइबिलिटी जो भी राइट्स उसके होंगे वो उसके अपने नाम पे होंगे और वो बिल्कुल अलग होंगे उसके मेंबर प्रमोटर या डायरेक्टर से। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कंपनी कैसा पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज, इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना जॉइंट है ना सेवरल है, ना जॉइंट एज वेल एज सेवरल, इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, क्योंकि भैया ये एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये अपने नाम पर स्यू हो भी सकते हैं, स्यू कर भी सकते हैं। कंपनी कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन इट्स ओन नेम, भैया क्योंकि खुद एक सेपरेट पर्सन है तो सेपरेट पर्सन है तो अपने नाम पे होल्ड कर सकते हैं, राइट। चलिए अब मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 इडियट्स एंड कंपनी, जिसके पार्टनर है राजू, रेंचो और फरहान। 3 पार्टनर्स हैं, फर्म का नाम है 3 इडियट्स एंड कंपनी, ठीक है। अब एक दिन हुआ, राजू, रेंचो और फरहान तीनों गाड़ी में टहलने निकले और टहलते टहलते दुनिया से टहल गए, ठीक है। इनका देहांत हो गया, ऑल पार्टनर्स डाई। मेरा सवाल है कि कैन दिस फर्म कंटिन्यू, क्या 3 इडियट्स एंड कंपनी कंटिन्यू हो सकेगा क्या, राइट। तो आप बोलेंगे नहीं सर, पार्टनरशिप फर्म है, तीनों पार्टनर्स का अगर देहांत हो जाता है तो अब पार्टनरशिप फर्म आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी, ठीक हुई बात। अब नेक्स्ट, हाँ, अब मैं एग्जांपल लेता हूं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं, एक कंपनी का। एक कंपनी है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। काफी पॉपुलर चेहरे हैं, आप जानते ही होंगे इनको। इनके मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, इस कंपनी के मेंबर तथा शेयर होल्डर है कौन, जेठालाल गड़ा और दयाबेन। 2 मेंबर या शेयर होल्डर आप बोल सकते हो। देखो वैसे तो मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है, हल्का सा एक डिफरेंस होता है, ठीक है। मेंबर और शेयर होल्डर में हल्का सा डिफरेंस होता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कब, अगेन चैप्टर 4 हम जब पढ़ेंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, वहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके लेवल पे पूछता है एग्जाम में सवाल कि डिफरेंस बिटवीन मेंबर और शेयर होल्डर बताओ, ठीक है। हल्का सा डिफरेंस होता है, मैं आपको वहां पर समझाऊंगा चैप्टर 4 पे कि मेंबर शेयर होल्डर का क्या डिफरेंस होता है। लेकिन तब तक के लिए आप ये मान के चलो कि मेंबर शेयर होल्डर एक ही होता है, सिनोनिमसली इंटरचेंजेबली आप इन दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनके मेंबर शेयर होल्डर कौन कौन है, जेठालाल गड़ा और दयाबेन, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है कि एक दिन ये लोग भी टहलने निकले, गाड़ी में टहलने निकले और टहलते टहलते ये भी दुनिया से टहल गए, राइट। भगवान ना करे ऐसा हो, मत मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल्स की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि एक दिन ये लोग दोनों टहलने निकले, टहलते टहलते दुनिया से टहल गए, बोथ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डाई, कैन द कंपनी कंटिन्यू। कंपनी कौन है, कंपनी का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। इसके 2 मेंबर्स हैं, जेठालाल नंबर 1 और दूसरा दयाबेन। अब दोनों के देहांत हो जाते हैं, क्या कंपनी कंटिन्यू करेगी क्या। तो वेल देखो, अब लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड है। प्रोसेस क्या प्रिस्क्राइब्ड है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ध्यान रखना मैंने वर्ड क्या यूज किया है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जिसके तहत बोलते हैं कि जब भी डेथ हुआ, मेंबर का डेथ हो गया, तो इनका जो शेयर्स है, जो भी इनका शेयर्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको, टू द लीगल एड्स। यानी कि इनके जो लीगल एयर्स हैं, वारिस, इसको ट्रांसफर हो जाएगा, लीगल एयर्स ऑफ जेठालाल। और जो दयाबेन के शेयर्स हैं वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, टू द लीगल एयर्स ऑफ दयाबेन। यानी इनके जायदाद के जो भी वारिस होंगे इनको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। ध्यान रखना मैंने वर्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर यूज नहीं किया, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यूज नहीं किया, मैंने वर्ड यूज किया ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। दोनों में अंतर क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया भैया, मैंने आपको, अगर मैं मान लो कोई कंपनी का शेयर होल्ड करता हूँ, ठीक है, मैं मान लो रिलायंस का शेयर होल्ड करता हूँ, मैंने आपको शेयर बेचा है,
अपनी इच्छा से बेचा है, वॉलेंटरीली बेचा है, तो हम कहेंगे कि उसको मैंने ट्रांसफर ऑफ शेयर किया, उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। लेकिन यहां पर जेठालाल अपनी मर्जी से शेयर अपने वारिस को नहीं बेच रहा है। यहां पर कोई एक इवेंट हुआ है, और उस इवेंट के होने से कोई लॉ ये कहता है, बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ, मेरी बात को ध्यान सुनना, बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ, किसी कानून के आने के कारण जेठालाल का जो शेयर्स है वो चला गया किसके पास, लीगल एड्स के पास। समझ नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छे से समझा तो समझो भाई। जब हमारे इंडिया में कानून है इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट का कानून होता है जो वारिस, संपत्ति के वारिस को कैसे दिया जाता है, इसके ऊपर कई कानून बने हुए हैं। तो जब भी कोई डेथ होता है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है कि भैया जो भी जिस भी इवेंट का, जिस भी आदमी का डेथ हुआ है, उसका जो भी संपत्ति है वो उसके लीगल एयर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब भी जेठालाल का डेथ हुआ तो इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑपरेशन में, मतलब इंडियन सक्सेशन एक्ट के कारण जेठालाल का शेयर्स अब किसको गया, उसके लीगल एयर्स को गया। दयाबेन के शेयर्स उसके लीगल एयर्स के गए। क्या इन्होंने अपनी इच्छा से शेयर्स दिया क्या? द आंसर इज नो। ये अपनी इच्छा से नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? किसी लॉ के ऑपरेट होने के कारण, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। ये वॉलेंटरी नहीं था, किसी कानून के लगने के कारण इनको शेयर्स जो है इनके लीगल एयर्स को ट्रांसफर हुए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसफर किसे कहते हैं? जब मैं अपनी इच्छा से आपको शेयर बेचूं तब वो होता है ट्रांसफर। लेकिन जब कोई कानून इंपैक्ट में आ गया, इन्फोर्स में आ गया, और वो कानून की वजह से कोई ट्रांसफर ऐसा हुआ, जैसे कि जेठालाल का जो शेयर्स है ये इनके लीगल एड्स के पास गया, क्यों? बिकॉज इंडियन सक्सेशन के कानून है इंडिया में, इसके कारण। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, राइट। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इफ बोथ डाई कैन द कंपनी कंटिन्यू? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इनके शेयर्स इनके लीगल एयर्स के पास ट्रांसफर हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, और उसके बाद जो इनके लीगल एयर्स है अब वो कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर बन जाएंगे और कंपनी जो है चलते रहेगी ऐसी। ठीक, अब इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, पॉइंट टू पॉन्डर। ठीक है, तो बचपन में साइंस की किताबें पढ़ते थे तो ऐसा ही होता था ना, वैसे ट्यूबलाइट जला करके वो पॉइंट टू पॉन्डर करके पूछते थे, तो मैंने भी वही फील्ड डाला इसमें। ठीक है, कैन वी से वंस अ कंपनी इज फॉर्म्ड इट विल लास्ट फॉरएवर एंड इट विल नेवर डिसॉल्व, दैट इज इट विल नेवर डाई? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा वाहियात बात बोल सकते हैं क्या कि एक बार कंपनी बन गया वो चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, वो कभी डिसॉल्व होगा नहीं, कभी मरेगा नहीं? देखो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। कंपनी को, अब कंपनी का जन्म होता है कैसे? बाय लॉ। मैं अगर बोलूं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होता है कैसे? बाय वे ऑफ लॉ। लॉ के तहत उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, तो इसको मारा भी जाएगा लॉ के तहत। मारा बहुत वाहियात बात, इतना घटिया हल्का शब्द लगता है मारना। हम वर्ड यूज करते हैं डिसॉल्व। कैसा लगा नाम? नाम हम लोग को हमेशा भारी रखना है। मैंने कहा इंग्लिश का प्रयोग हमेशा भारी रखना है अपने को। ठीक है, तो कंपनी को जन्म लेने को कहते हैं हम, कंपनी को आपने इनकॉर्पोरेट किया, कंपनी को मार डालने को कहते हैं, कंपनी को डिसॉल्व किया, डिसोल्यूशन किया। ठीक है, तो क्या कंपनी का डिसोल्यूशन पॉसिबल है? द आंसर इज यस, पॉसिबल है। एक कंपनीज में चैप्टर है जो आपके अभी का लेवल का चैप्टर नहीं है, फाइनल लेवल का चैप्टर है, वो चैप्टर है चैप्टर वाइंडिंग अप। इसके तहत कंपनी को आप मार भी सकता है, मार सकता है मतलब डिसॉल्व भी कर सकता है। तो लॉ के तहत ही कंपनी बनेगा और लॉ के तहत ही कंपनी मरेगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है, मेंबर के जीने या मरने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैन वी से दैट वंस अ कंपनी इज फॉर्म्ड इट विल लास्ट फॉरएवर, इट विल नेवर डिसॉल्व? द आंसर इज नो। कंपनी डिसॉल्व हो सकता है कब? बाय, कंपनी कैन बी डिसॉल्व एज पर लॉ। कंपनी को आप मार सकते हो एज पर लॉ। मैंने बताया चैप्टर है चैप्टर वाइंडिंग अप। इज देयर एनी सिग्नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म का कोई खुद का ऑटोग्राफ होता है क्या? कोई सिग्नेचर विग्नेचर होता है क्या? द आंसर इज नो। पार्टनरशिप फर्म का कभी भी कोई अपना सिग्नेचर नहीं होता। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में हमेशा पार्टनर्स के नाम पे ही साइन किया जाता है। क्या कंपनी का कोई सिग्नेचर होता है क्या? द आंसर इज यस। कंपनी का खुद का एक सिग्नेचर होता है जिसे हम लॉ की भाषा में कहते हैं कॉमन सील। कॉमन सील खुद का सिग्नेचर होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन सील। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना।
कई लोगों को ना गलत फहमी होता है, अभी तक भी गलत फहमी होता है कि वो रबर स्टैम्प जो होता है, आपने देखा होगा जैसे रबर का एक स्टैम्प होता है, उसको करो, वो कॉमन सील होता है कंपनी का। मैं आपको बता दूं, एक रबर स्टैम्प को कभी भी कॉमन सील नहीं बोला जाता है। रबर स्टैम्प इतना हल्का चीज होता है, आप अपनी गली के बाहर जाओ, कोई ना कोई शॉप आपको मिलेगा, आप चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रबर स्टैम्प बना सकते हैं अपने घर पे। क्या उसको कॉमन सील बोल देगा? क्या उसको कभी भी कॉमन सील नहीं बोला जाता। ठीक है, कॉमन सील अगर आप कभी नेट पे सर्च करके देखना, एक मोल्ड जैसा होता है, मतलब एक गोल होता है, उसमें मेटेलिक होता है बिल्कुल, और उसमें आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट को डालोगे और उसको प्रेस करोगे तो एक जैसे मोल्ड का शेप है वैसे उसका जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल छप जाता है पेपर पे। तो वो बिल्कुल आप ये ना समझे एक रबर स्टैम्प होता है हल्का, नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक मेटेलिक स्टैम्प होता है, मोल्ड के जैसा होता है। कभी आप नेट पे सर्च करना, आपको फोटोग्राफ देखने को मिलेगा। और आज के तारीख में मैं आपको बताऊं, कंपनी के को कॉमन सील रखना मैंडेटरी है क्या? इट इज ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल टू हैव कॉमन सील। कंपनी चाहे तो कॉमन सील रख सकता है, कंपनी नहीं भी चाहे तो कॉमन सील नहीं भी रख सकता है। क्यों? पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था, फिर लॉ मेकर देखा कि यार लोग बाग तो रबर का स्टैम्प बना बना करके उसको कॉमन सील बोलने लग गया। अब रबर स्टैम्प का कोई वैल्यू होता नहीं है, रबर स्टैम्प का कोई वैल्यू नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने घर के बाहर की दुकान से रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्टैम्प बना सकता हूँ, उसका कोई इज्जत नहीं होता है। तो लॉ मेकर ने कहा चलो यार इसको कंपनी का कॉमन सील का रिक्वायरमेंट को हम लोग ऑप्शनली कर देता है, मैंडेटरी नहीं रखता, इसको ऑप्शनली कर देता है। तो आज की तारीख में इट इज ऑप्शनल टू हैव कॉमन सील फॉर अ कंपनी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल, पार्टनरशिप फर्म में डे टू डे मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? रोजमर्रा के कामकाज में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो बट ऑब्वियस आंसर है भैया पार्टनर्स लोग ही जो है इसमें रोजमर्रा के कामकाज में पार्टिसिपेट करते हैं। और कोई लोग जो होते हैं जो अच्छा आंसर और एक अच्छा आंसर दे तो वो कहते हैं सर एक्टिव पार्टनर्स या वर्किंग पार्टनर्स जो होते हैं वो लोग डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक हुई बात, ये भी बोल सकते हो। कंपनीज के केस में डे टू डे मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? कौन पार्टिसिपेट करता है? तो मैं आपको इसका आंसर बताऊं, कंपनीज के केस में हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे मैनेजमेंट पे पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनीज में हमेशा दो लेयर होता है, कंपनीज में हमेशा दो लेयर होता है। मेंबर्स लोग क्या करते हैं? मेंबर्स लोग क्या करते हैं? कंपनी में पैसा लगाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पैसा लगाते हैं, देते हैं किसको? कंपनी को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? उस पैसे को मैनेज करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा और कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है कंपनी का कि दो लेयर होता है। एक मेंबर जो लोग पैसा दिया कंपनी को कि पैसा रखो, किसके फॉर्म में देता है भैया? शेयर कैपिटल के फॉर्म पे देता है। और एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इस पैसे को आया को मैनेज करता है, इस पैसे से और पैसा बनाता है और फिर उसको कंपनी के बिजनेस में लगाता है। राइट, तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एक सवाल, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट इजंट कंट्रोल देन लाइंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सवाल क्या है भाई, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे अफेयर्स में मैनेज करते हैं, भैया एक बार मेंबर ने अगर पैसा लगा दिया कंपनी में और सारा कामकाज उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहा है, तो फिर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मर्जी हो गया अपना, वो लोग सब अपना मन मर्जी से काम करेगा। तो दोस्त ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको एक चैप्टर बता रहा हूं, जो बातें अभी आपको मैं बता रहा हूं वो आपके नेक्स्ट लेवल के मतलब सीए फाइनल के लेवल की बातें, लेकिन थोड़ा सा बेस मैं आपको देता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। फाइनल में एक सेक्शन है, सेक्शन 160 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, जो कहता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कौन करेगा भैया? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कौन करेगा? मेंबर्स लोग करके देगा। और एक सेक्शन है सेक्शन 169 जो कहता है कि मेंबर को अगर निकालना है वो भी कौन करेगा? मेंबर्स। यानी कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी करेगा मेंबर, डायरेक्टर को हटाएगा भी मेंबर। तो मेंबर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कल को कंपनी में ज्यादा होशियारी बनता है या होशियारी मारने लग गया तो सिंपल मेंबर लोग उसको लात मार के निकाल सकता है। यानी कि कितना अच्छा सिस्टम इंश्योर किया कि भैया पैसा लगाएगा कौन? मेंबर, उसको मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन मेंबर का अल्टीमेट कंट्रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। कैसे? उसको अपॉइंट भी करेगा मेंबर
और उनको रिमूव करने का पावर भी किसके पास है, मेंबर के पास है। तो अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में रखा, मेंबर्स के हाथ में रखा। और भी कई ऐसा तरीका, ये तो मैंने एक तरीका बताया, और भी ऐसा कई तरीका रखा लॉ मेकर्स ने जिससे ये इंश्योर होता है कि मेंबर्स के पास अल्टीमेट कंट्रोल रहे। मैं आगे आने वाले जो टॉपिक सब जैसे जैसे डिस्कस करेंगे मैं वहाँ पे और आपको बात बताऊंगा। ये तो वन ऑफ द वे है कि भाई ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी करेगा कौन, मेंबर्स, डायरेक्टर को रिमूव करेगा कौन, मेंबर, ठीक है। ये और भी कई तरीके हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा कि लॉ मेकर ने इंश्योर किया कि अल्टीमेट पावर्स कंपनी का किसके हाथ में रहे, मेंबर्स के हाथ में रहे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में ना रहे, ठीक है। चलो ये हुई एक बात। हाँ चलो यहाँ पर अब उसके बाद हम आते हैं कि लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होता है। हमेशा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी कैसा होता है, अनलिमिटेड। मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ भैया, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तभी तब तो एलएलपी का कंसेप्ट आया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और बोला कि यार ये एलएलपी के तहत हम लोग इंश्योर करेगा कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी हम लोग लिमिटेड रखता है। तो पार्टनरशिप फर्म की जब मैं बात करता हूं तो हमेशा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहता है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इस पॉइंट को मैं एक बार पेंडिंग मार्क करता हूं। इसको मैं नीचे वाले टॉपिक से लिंक करके आपको आंसर करूंगा। जो ये लाइबिलिटी वाला टॉपिक है कंसेप्ट 2, इससे लिंक करके मैं आपको करूंगा, राइट। तो एक बार हम फटाफट सुपर क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। पर सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं। टाइप ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म में रिटर्न एग्रीमेंट भी चलेगा, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन कंपनी में हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट होगा। अप्रूवल ऑफ नेम, पार्टनरशिप फर्म में कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है नेम की, लेकिन कंपनी में आपको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नाम आपने अप्लाई किया है वो ना ही हो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब हूबहू सेम, और नाइदर टू नियरली रिजेंबल, आइडेंटिकल भी नहीं हो सकता, टू नियरली रिजेंबल भी नहीं हो सकता। आइडेंटिकल मतलब पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, और टू नियरली रिजेंबल मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने चेंज करके कर दिया रिलायंस इंडस्ट्री, सिंगुलर प्लूरल कर दिया, यानी मिलता जुलता भी आप नहीं रख सकते ऑफ द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो ये नेम अप्रूवल के लिए ध्यान रखना जरूरी होता है। ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म कभी भी, पार्टनरशिप एक्ट कभी भी किसी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करवाने के लिए नहीं बोलता, लेकिन कंपनीज एक्ट में चाहे आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ पूरे साल में, ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, इसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया, लोन एग्रीमेंट हुआ मिस्टर अमीर और गरीब दुखी एंड कंपनी में। तो मैं आपको बताऊं, अगर मिस्टर अमीर को स्यू करना है तो किसको स्यू कर सकता है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मिस्टर गरीब को स्यू कर सकता है, मिस्टर दुखी को स्यू कर सकता है, चाहे तो दोनों को भी स्यू कर सकता है। यानी पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा होता है, जॉइंट एज वेल एज सेवरल। लेकिन कंपनी होता है, यही अगर गरीब दुखी प्राइवेट लिमिटेड होता तो इस केस में मिस्टर अमीर सीधा कंपनी को स्यू करेगा और इस केस में गरीब और दुखी का कोई लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म is not a person but company is a artificial person. Liability of a partners in a partnership firm is joint as well as several, लेकिन liability of the director or member or promoter in case of a company is no liability, कोई liability नहीं होता। Partnership firm can sue or can be sued in the name of partners, but company can be sued and can sue in its own name. Partnership firm can hold investment in property या फिर investment in shares in नेम ऑफ पार्टनर्स, लेकिन कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट इन नेम ऑफ इन इट्स ओन नेम, ठीक है। तीनों पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स एक फर्म में, तीनों का डेथ हो गया, क्या पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करेगा, द आंसर इज नहीं। बट अगर कंपनी है, कंपनी में 2 मेंबर्स है, दोनों का डेथ हो गया तो क्या कंटिन्यू करेगा, द आंसर इज यस। उनके जो शेयर्स है, जो भी मेंबर्स के शेयर है वो जो है वो चले जाएंगे किसको, लीगर्स है, इसको इस प्रोसेस को कहेंगे हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लोग हैं जो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर्स पैसा लगाते हैं कंपनी में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल उस पैसे को मैनेज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मेंबर्स के पास ही अल्टीमेट अथॉरिटी होती है कि वही लोग डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकता है और मेंबर्स ही अल्टीमेटली डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये इंश्योर किया गया कि कंट्रोल जो है अल्टीमेटली मेंबर के हाथ में ही रहेगा। लाइबिलिटी ऑफ जो है पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हमेशा अनलिमिटेड होता है, लेकिन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क रखा, हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले कंसेप्ट 2 पे, ठीक।